Good morning friends, I am Harsh and you are watching my YouTube channel Mysterious Universe 360. Today we are going to discuss one very important topic of solution chapter, that is Raoult's law. So before understanding Raoult's law, we should discuss what vapor pressure is. Vapor pressure. देखो इस टॉपिक में हम लोग को क्या करना है कि एक क्लोज कंटेनर में लिक्विड है तो वो सरफेस से इवेपोरेट होना स्टार्ट होगा और एक ऐसे टाइम पे पहुंचेगा जहां इक्विलिब्रियम हो जाएगा वेपर फेज, वेपर और लिक्विड फेज में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा। तो वहां पे जो वेपर के द्वारा जो लगाया हुआ प्रेशर है दैट इज वेपर प्रेशर। लेकिन हम लोग को सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, हम लोग को एक तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज को ध्यान में रखना है। हम लोग को जो कंसीडर करना है वो ये चीज है। इसमें हमें क्या समझना है कि ये जो इक्विलिब्रियम है ये एंडोथर्मिक है, इसके लिए एंथैल्पी पॉजिटिव है, चेंज इन एंथैल्पी पॉजिटिव है, यानी ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे या टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो ये इंक्रीज डिक्रीज होगा। और वेपर प्रेशर क्या है इस चीज के लिए, लिक्विड से गैस के लिए, दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी। ये वेपर प्रेशर जो है ये इस इक्विलिब्रियम के लिए केपी का काम करता है। इट मीन्स क्या हुआ कि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ टेम्परेचर से अफेक्ट होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाने पे घटेगा। अब हम लोग देखेंगे कि ये टेम्परेचर के साथ तो वैरी करता है, लेकिन अब हम ये देखेंगे कि ये टेम्परेचर के साथ कैसे वैरी करता है। और ये इक्वेशन ये शो करता है कि ये जो इक्विलिब्रियम है वेपर प्रेशर वो कैसे वेरी करता है टेम्परेचर के साथ। तो हम लोग को बस ये ध्यान में रखना है। और अब हम जानेंगे राउल्ट्स लॉ के बारे में। राउल्ट्स लॉ, तो जैसा हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था वेपर प्रेशर जो है हमने ये स्ट्रेस दिया था और इक्वेशन भी लिखा था और केपी भी बताया था कि वेपर प्रेशर इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दैट इक्विलिब्रियम। तो वहां हमको ध्यान में रखना था कि वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के साथ ही वेरी करेगा, सिर्फ और सिर्फ। अगर हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं कंटेनर का, वॉल्यूम घटाते हैं कंटेनर का, तो उससे नहीं वेरी करेगा, सिर्फ टेम्परेचर से ही वेरी करेगा। अब राउल्ट्स लॉ देखते हैं हम लोग। राउल्ट्स लॉ में क्या है, फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड मीन्स जो इजिली इवेपोरेट हो जाए कम टेम्परेचर पे। For a solution of volatile liquid, the partial vapor pressure of each component in the solution is directly proportional to its mole fraction. इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं, फिर इसका एक अल्टरनेटिव फॉर्म भी है, उसको भी जानेंगे। तो इसमें क्या बोल रहा है कि पार्शियल वेपर प्रेशर मीन्स सेम वॉल्यूम सेम टेम्परेचर पे अगर वो सिंगल लिक्विड रहे तो जो प्रेशर वो एग्जर्ट करता है वो वेपर प्रेशर जो लिक्विड का होता है वही होता है पार्शियल वेपर प्रेशर। अब पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। अब यहाँ पे हम लोग को जो हमारे सिलेबस में है वो बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो हम लोग सॉल्वेंट को 1 से डिनोट कर देते हैं और सॉल्यूट को 2 से, फॉर आवर कन्वीनियंस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सॉल्वेंट ही 1 हो सकता है, फॉर आवर कन्वीनियंस यही हम लोग मान के आगे काम करेंगे। तो ये कह रहा है कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। P1
is the partial vapor pressure of solvent directly proportional to mole fraction of solvent. Partial vapor pressure of solute is directly proportional to partial vapor pressure of partial vapor pressure of solute is directly proportional to mole fraction of solute. अब यहाँ पे जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट ऐड करेंगे और वो कांस्टेंट को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, डिग्री का साइन है यहाँ पे, और इस सिमिलरली यहाँ भी। अब ये कांस्टेंट क्या है? प्योर लिक्विड, यहाँ तो बाइनरी सॉल्यूशन है, अगर प्योर लिक्विड सॉल्वेंट रहता, प्योर लिक्विड सॉल्वेंट, तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो P1, और जो प्योर लिक्विड सॉल्यूट यहाँ पे बाइनरी सॉल्यूशन में है तो यहाँ पे जो उसका पार्शियल प्रेशर होगा वो ये होगा। लेकिन प्योर लिक्विड सॉल्यूट तो उसका वेपर प्रेशर ये, इस चीज को ध्यान में रखना है हमको। अब डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से हम एक चीज जानते हैं, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से हम ये जानते हैं कि पार्शियल प्रेशर का सम टोटल प्रेशर के इक्वल होता है। P total is equal to पार्शियल प्रेशर P1 एंड P2, उसका समेशन होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस इक्वेशन से, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये बोलता है कि पार्शियल प्रेशर का सम टोटल प्रेशर के बराबर होता है। तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ से हमने इसको यहाँ पुट किया। अब ये हम जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है, यानी x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। तो x1 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस x2, x1 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस x2। अब इसको हम लोग थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। तो इसका तो हम ये भी देख सकते हैं इस इक्वेशन से, हम लोग यहाँ पे कुछ भी हमने कुछ नया नहीं किया है, सिर्फ मोल फ्रैक्शन का सम जो 1 होता है उसका यूज करके हम इस इक्वेशन पे पहुंचे। अब हमको इस इक्वेशन के बारे में क्या जानना है कि हम लोग एक क्वांटिटी के टर्म में सिर्फ सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन हमको पता है, तो वैसे हम सॉल्यूट का निकाल सकते हैं, इससे सॉल्यूट का पता है तो हम सॉल्वेंट का निकाल सकते हैं। लेकिन ये इक्वेशन ये शो कर रहा है कि हम लोग किसी एक के टर्म में टोटल प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे और चीज हम लोग को क्या देखना है कि पार्शियल प्रेशर जो है वो मोल फ्रैक्शन के साथ लीनियरली वेरी कर रहा है। लीनियरली वेरी कर रहा है मतलब अगर हम इसको प्लॉट करते हैं, इस ग्राफ को अगर प्लॉट करते हैं, ये y एक्सिस पे, ये x एक्सिस पे, P1 x1 y x, तो ये जो फॉर्म है वो y इज इक्वल टू mx का फॉर्म है। तो ये डायरेक्टली वेरी कर रहा है, लीनियर इक्वेशन है थ्रू ऑरिजिन, तो इसका ग्राफ लीनियर होगा। तो यही बोल रहा है कि लीनियरली वेरी करता है, P1 x1 के साथ, सिमिलरली P2 x2 के साथ लीनियरली वेरी करता है। अब हम इस ग्राफ को थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं, दूसरा ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ देखिए x1 यहाँ 0 है, x2 यहाँ 0 है। अब इधर जाएंगे हम लोग तो x1
इंक्रीज करेगा, 0 से यहाँ 1 जाएगा। x2 यहाँ पे 0 है, यहाँ इधर आने पे x2 1 होगा। तो ये लीनियरली वेरी कर रहा है, तो इसका ग्राफ ऐसे, ये भी लीनियरली वेरी कर रहा है, तो ये 0 है यहाँ पे, तो ये ऐसे ग्राफ बनेगा इसका। क्यों ऐसे बना? क्योंकि लीनियरली वेरी कर रहा है, तो जब x2 0 होगा तो p2 0 होगा, x2 0 p2 0, ठीक है। अब देखो, जब x1 0 होता है, इस इक्वेशन पे आते हैं, जब x1 0 होता है तो टोटल प्रेशर जो है वो इसके इक्वल होता है। अब जहां x1 0 है वहां x2 1 होगा, तो x2 1 पुट कर देते हैं, तो हम लोग को क्या टोटल प्रेशर मिलता है, P2 नॉट। जब x2 0 होगा, जब x2 0 होगा तो टोटल प्रेशर P1 नॉट x1, और जब x2 0 होगा तो x1 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे जो हम लोग को रिमेनिंग होगा वो यहाँ पे होगा। इसको आप अच्छे से समझ लो, और थोड़ा सा बैक कर लो वीडियो को और फिर से समझ लो, ये मैथमेटिकल है। अब ये इस ग्राफ में और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। अब यहाँ पे जो बता रहा है कि P2 नॉट और यहाँ P1 नॉट, तो ये जो एक्सिस है वहां पे सिर्फ प्रेशर वेरी कर रहा है, तो ये प्रेशर कम है इस प्रेशर से, जैसा हम देख सकते हैं ग्राफ से। कंपोनेंट 1 इज मोर वोलाटाइल देन कंपोनेंट 2 सिंस इट्स प्रेशर इज मोर देन इट्स काउंटर पार्ट दैट इज कंपोनेंट 2, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल प्रेशर जो है यहाँ से यहाँ वेरी करेगा। कैसे? जब x1 0 होगा तो P2 x2, और जब x1 0 होगा तो x2 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे टोटल प्रेशर। सिमिलरली यहाँ पे भी टोटल प्रेशर निकालेंगे, तो जब हम इस लाइन को ज्वाइन करेंगे तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन देगा, और आप उसको यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी समझ सकते हैं। ये भी फॉर्म है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ है। तो दोनों तरीके से आप समझ सकते हैं, डायरेक्ट मैथमेटिकल y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लीनियर ग्राफ, या फिर यहाँ पे इसको एनालाइज करके यहाँ समझ सकते हैं। सारा ग्राफ लीनियर है क्योंकि सारा स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन पे जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे और कुछ समझते हैं हम लोग। यहाँ पे जैसे कोई सा भी एक पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं x1 जो है वो है 0.7, तो x2 यहाँ पे क्या होगा 0.3, 0.7 0.3 1। यहाँ पे x1 0.7 है और x2 0.3 है, तो प्रेशर जो होगा यहाँ से देखते हैं, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ 1, ये लाइन जो दिखा रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ 1, तो वो 0.7 P1 नॉट, ठीक है। तो ये जो दिखाएगा वो 0.7 P1 नॉट, और ये जो है x2 के लिए है, x2 और P2 के बीच में प्लॉट है, यानी इसका प्लॉट है ये वाला। तो x2 0.3 है, तो 0.3 P2 नॉट। अब यही चीज है, अब इसी चीज को हम इस इक्वेशन में देखते हैं। जब x1 0.7 होगा और x2 0.3 होगा, तो ये पॉइंट जो होगा वो 0.7 P1 नॉट प्लस 0.3 P2 नॉट। तो आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि 0.3 P2 नॉट प्लस 0.7 P1 नॉट यहाँ पे है। टोटल प्रेशर जो है
ये हमारा प्लॉट है टोटल प्रेशर का, ये हमारा प्लॉट है इसका, और ये प्लॉट है इसका। तो आप देख सकते हैं कि तीनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड है। तो अगर आपसे इंटरसेप्ट का सम पूछे, यानी ये इंटरसेप्ट है, यहाँ पे एक कोई भी एक्सिस कंसिडर कर ले तो उसके लिए ये इंटरसेप्ट हुआ, ये इंटरसेप्ट, और दोनों इंटरसेप्ट का सम जो है, अगर इसको ई मान लेते हैं, इसको एफ मानते हैं, इसको एच मानते हैं, इसको जी मानते हैं, तो ईएफ प्लस ई एच इज इक्वल टू ई जी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा था कि ये जो है एक लीनियर प्लॉट है, और इंटरसेप्ट जो है सबका उसका सम टोटल प्रेशर के बराबर है अकॉर्डिंग टू व्हाट वी हैव डिराइव्ड हियर। इसमें इसके आगे अब हम देखते हैं, ये तो था कि लिक्विड का जो कंसंट्रेशन है, लिक्विड का जो कंपोजिशन है, उसके अकॉर्डिंग हमने इतने बातों को जाना। अब हम लिक्विड से, चूंकि हम लोग वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो वेपर के बारे में भी बात करेंगे कुछ, क्योंकि ये सारी चीजें तो लिक्विड की थी। तो जब वेपर में हम लोग पहुंचेंगे तो वहां पे वेपर का क्या कंपोजिशन होगा उसको अब हम लोग जानते हैं। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से जो पार्शियल प्रेशर होता है वो मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर ये होता है, ये हम जानते हैं। पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर होता है। अगर आपको ये चीज नहीं याद है तो प्लीज रिवाइज योर कॉन्सेप्ट। तो अब इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं? वेपर का कंपोजिशन निकालना है तो पार्शियल प्रेशर तो हमको पता है, यहाँ से वेपर का पार्शियल प्रेशर तुमको पता है, और पार्शियल प्रेशर पता है, और टोटल प्रेशर हमको यहाँ से पता है। तो हम लोग जो है इसको, तो चूंकि ये हम डिनोट कर चुके हैं x1 y1, तो हम इसको x1 x2 हम डिनोट कर चुके हैं, इसलिए हम इसको y से डिनोट करते हैं, इसको y से डिनोट कर देते हैं हम लोग। तो अब ये y क्या है? ये मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट, ith कंपोनेंट, इट कैन बी 1 और 2। ith कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो पार्शियल प्रेशर यहां से निकाल सकते हैं, ith कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर, और टोटल प्रेशर जो कि हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड। हम लोग यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं गैसियस स्टेट में। गैसियस स्टेट में हम लोग मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम द कंपोजिशन गिवन फॉर लिक्विड। ये चीजें हैं। तो अब हम इस पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और इसको थोड़ा और क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है, इजी है, ठीक है। प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है, बहुत पुराना नहीं, 2018 जेईई एडवांस्ड का इंटीजर क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इजी है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई विल गिव यू 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2 and 1। ओके, अब मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। Liquid A and B form ideal solution over the entire range of composition। अब यहाँ पे एक नया टर्म आया है, आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन वैसा सॉल्यूशन होता है जो राउल्स लॉ को फॉलो करता है। जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो हमको बस आइडियल सॉल्यूशन के बारे में इतना ही जानना है अभी इन दिस क्लास, कि आइडियल सॉल्यूशन इन दिस वीडियो, इन दिस क्लास, आइडियल सॉल्यूशन वैसा सॉल्यूशन होता है जो राउल्स लॉ को ओबे करता है ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन। और डिटेल हम लोग आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। एट टेम्परेचर T, इक्विमोलर बाइनरी सॉल्यूशन
equimolar binary solution of liquids A and B has vapor pressure 45 torr. Okay, let us start writing the equation. इक्विमोलर बाइंड्री सॉल्यूशन, तो इक्विमोलर बाइंड्री सॉल्यूशन मतलब Na इज इक्वल टू Nb, मतलब जो सॉल्वेंट का है वही सॉल्यूट का है, जो सॉल्वेंट का है वही सॉल्यूट का मोल्स है। तो यहाँ से हम लोग मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, Na बाई Na प्लस Nb, और चूंकि Na और Nb इक्वल है तो ये हो जाएगा 1/2। दिस इज XA एंड दिस इज आल्सो XB, ये XB भी होगा क्योंकि इक्विमोलर है तो यहाँ Nb आएगा और फिर 1/2। तो ये मोल फ्रैक्शन हमने कैलकुलेट कर लिया। द इक्विमोलर बाइंड्री सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड्स Nb हैज वेपर प्रेशर 45 टॉर। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 45 टॉर है। तो हम लोग राउल्स लॉ से जानते हैं कि टोटल प्रेशर जो होता है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। तो टोटल प्रेशर दिया हुआ है हम लोग को 45 टॉर। 45 टॉर पी नॉट ए हम लोग को नहीं पता है, यहाँ पे दिया हुआ है लास्ट में, तो हम लोग उसको लास्ट में यूज करेंगे। क्वेश्चन में लास्ट में दिया है तो उसको हम लोग सॉल्यूशन में लास्ट में यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं XA 1/2, XB 1/2, PdB/2। अच्छा, तो अब इसको हम लोग आगे ऐसे लिख सकते हैं, ट्रांसपोज करेंगे इसको 90, P नॉट ए प्लस P नॉट बी इज इक्वल टू 90। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बना। अब ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट से काम हो गया। अब एट द सेम टेम्परेचर a new solution of A and B having mole fraction XA and XB respectively has vapor pressure of 22.5 torr, 22.5 torr। तो हम दूसरा इक्वेशन लिखते हैं, फिर से ये लिखेंगे, अब ये सेकेंड सॉल्यूशन के लिए, ये फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए। सेकेंड सॉल्यूशन में लिखा है हैविंग मोल फ्रैक्शन XA एंड XB, तो XA XB छोड़ देंगे और हैज टोटल प्रेशर ऑफ 22.5 टॉर। तो यहाँ पे हम टोटल प्रेशर की जगह पे 22.5 टॉर पुट कर देंगे। थोड़ा सा मैं इसको फ्रेश कर लेता हूँ, 22.5 टॉर। अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे आपको XA बाई XB निकालना है, तो आपको कुछ ऐसा करना होगा कि हम लोग को ज्यादा अननोन्स ना रहे। तो हम लोग जानते हैं कि इसको हम लोग इस तरह इससे रिप्लेस कर सकते हैं इस इक्वेशन से। अभी हमने पढ़ा है कि इस इक्वेशन से इस इक्वेशन पे कैसे जाते हैं, इससे रिप्लेस कर दिया हमने। तो अब हमको यहाँ से ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, दो इक्वेशन बन गया। P नॉट ए हमको पता है 20, तो P नॉट बी हम यहाँ से निकाल ले सकते हैं 70, 90 माइनस 20 70। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं 20 प्लस 90 माइनस 20 प्लस 70 माइनस 20 प्लस 50। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ एक अननोन बचा XB, इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इजिली। दिस इज आवर XB, ये हमारा XB है। अब इसे हम XA कैसे निकाल सकते हैं, तो हम लोग 1 माइनस XB करेंगे तो हमको XA मिल जाएगा, मोल फ्रैक्शन।
तो ये हम कैसे कर सकते हैं, तो ये हम कैसे कर सकते हैं, 50 माइनस 2.5 दैट इज 47.5, 47.5 बाई 50, दिस इज आर एक्स है। तो हम लोग को एक्स से बाई एक्स भी निकालना है, तो 47.5 अपॉन 2.5 it will give us, okay, this is our answer 19। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें हम लोग को एक नई चीज के बारे में जानने का मौका मिला, आइडियल सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को ओबे करता है ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन। और उसके बाद जैसा हम लोग को दिया हुआ था डेटा, हमने उसको वैसा किया, पहले फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए, फिर सेकेंड स्टेटमेंट के लिए, और अननोन्स को रिड्यूस करने की हमने कोशिश करी, अननोन्स को रिड्यूस किया, एक्स भी मिला, और फिर हम चाहते तो इसमें पुट कर सकते थे, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता कैलकुलेशन, हम लोग को उतना टाइम नहीं रहता है कंपटीशन में। तो यहाँ एक्स से हमने इसे निकाल लिया, और फिर जो पूछ रहा था एक्स से बाई एक्स भी, उसको हमने सॉल्व कर लिया। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक्चुअली में जितना कॉन्सेप्ट हमने अभी तक पढ़ा है उसका एक यू कैन से कंपाइल्ड वर्जन है, सारा कॉन्सेप्ट इसमें आ जाएगा। ये जेईई मेन का 2019 का क्वेश्चन है, ऑप्शंस मैंने नहीं लिखे, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5 4 3 2 एंड 1। ओके, देखिए इसको कैसे स्टार्ट करते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स ए एंड बी आर 400 एंड 600 mmHg। mmHg को ही रिप्लेस किया गया है अभी टॉर से। एट 298 केल्विन प्योर लिक्विड ए एंड बी का वेपर प्रेशर दिया है, यानी कि हम लोग को PA0 400 टॉर और PB0 600 टॉर गिवन है। On mixing the two liquids, the sum of their initial volumes is equal to the volume of the final mixture। अब इस स्टेटमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, ये जैसे हमने अभी पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था आइडियल सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को ओबे करता है। तो ये एक प्रॉपर्टी है आइडियल सॉल्यूशन का, तो आप कॉपी के साइड में इसको नोट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में वैसे मैं डिस्कस करूंगा। तो ये आइडियल सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी है, सम ऑफ देयर इनिशियल वॉल्यूम्स इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द फाइनल मिक्सचर, यानी कि डेल्टा वी मिक्स ऐसे लिखेंगे हम लोग, ये 0 होता है। ये आइडियल सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी है। तो दो क्वेश्चन में दो नए चीजों को हमने जाना। द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी इज 0.5 इन द मिक्सचर। मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी इज 0.5। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए विल बी 1 minus 0.5 that is 0.5। okay, the vapor pressure of the final solution, the mole fraction of the components A and B in vapor phase respectively are। आपको ये फाइंड करना है वेपर प्रेशर ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन। तो कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, फॉर्मूला पुटिंग, P डिग्री ए एक्स ए, P डिग्री बी एक्स बी, दोनों को ऐड कर दो, टोटल प्रेशर, और टोटल प्रेशर बाय पार्शियल प्रेशर, टोटल प्रेशर बाय पार्शियल प्रेशर विल गिव यू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स ए एंड बी इन द वेपर फेज। तो ये आपके लिए होमवर्क है, फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है। दिस इज HW होमवर्क। इसका आप आंसर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे और इसका आंसर आना चाहिए। ओके, आई विल डिस्कस दिस इनटू नेक्स्ट वीडियो। लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन ये भी 2019 जेईई मेन का है, लेकिन ये एक अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले आप
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको ट्राई करके भी देखिए। 5 4 3 2 ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। Liquid M and liquid N form an ideal solution. The vapor pressures of pure liquids M and N are 450 and 700 respectively at the same temperature. The correct statement is, we have to find the correct statement. Okay. How to approach this question? यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये नोटेशंस जो है एक्स एम वाई एम ये क्या है। जैसा हमने अपने थ्योरेटिकल पार्ट में डील किया था कि ये है, जैसा गिवन है क्वेश्चन में, मोल फ्रैक्शन ऑफ एम इन सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ एम इन सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ एम इन एन इन सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ एम इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ एन इन वेपर फेज। तो उतना लंबा नहीं लिखना था, इसीलिए मैंने रीड करके आपको बता दिया। अच्छा, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसके और इसके बीच में हम लोग को रिलेशन फाइंड करना है। तो हम ये चीज जानते हैं, पार्शियल प्रेशर जो होता है वो होता है पी नॉट एम एक्स एम, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज इनटू टोटल प्रेशर, पी टोटल। ओके, अब देखो सिमिलरली हम एन के लिए लिख सकते हैं, अब यहां से P और P क्या है? कांस्टेंट। P नॉट एम एक्स एम बाय वाई एम इज इक्वल टू P नॉट एन एक्स एन बाय वाई एन। दिस वी हैव डन बाय ट्रांसपोजिंग दिस। प्रेशर और प्रेशर को हमने इक्वेट किया और कुछ नहीं किया इसमें। अब देखो यहाँ पे एक बहुत मैं आपको शॉर्ट तरीका बताता हूँ यहाँ से। आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे वी कैन डू दिस क्वेश्चन। ट्रांसपोज किया एक्स एन अपॉन वाई एन अपॉन एक्स एन अपॉन वाई एन। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, P naught m by P naught n is equal to this by transposing। अब देखो P naught m is less than P naught n। Focus here. The vapor pressures of pure liquids m and n are 450 and 700. It means P naught m is less than P naught n। ये इससे कम है, मतलब इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये 1 से कम होगा। ये इससे छोटा है तो ये इसका जो आउटपुट होगा वो 1 से छोटा होगा। नाउ वी आर हियर विद द सॉल्यूशन xn और xm और xn वाले टर्म को एक साथ करना है। तो xn बाई xm is less than yn upon ym। ये आ गया हम लोग को बाय ट्रांसपोजिंग दिस। अब यहाँ पे इनइक्वालिटी यूज करेंगे। जब इनइक्वालिटी में रेसिप्रोकल करते हैं, क्योंकि m बाई एन है हर जगह, तो अगर इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा। 1/2 is more than 1/3 but 2 is less than 3। इनइक्वालिटी साइन चेंज कर जाएगा। इनइक्वालिटी साइन रेसिप्रोकल करने पे चेंज हो जाएगा। xm अपॉन xn is more than ym upon yn। This is the answer and the first option is correct। यहाँ पे आपको फोकस करना था, ये इससे कम है तो इसका जो आउटपुट होगा वो 1 से छोटा होगा।
अगले वीडियो में हम मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब आवर चैनल येट, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स।